हो गया सर, लाइव हो गया, ठीक है। आइए दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए लिंक को। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांशु यादव आप सभी का आशीष ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों इस लाइव सेशन में हम क्लास 11 एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें रिलेशन एंड फंक्शन को हम कवर कर रहे हैं। और पिछले कॉन्सेप्ट वीडियो एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 में हमने देखा कि कैसे किसी रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हमने बड़े प्रकार से समझा। अब इसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 हमने सॉल्व कर लिया। हमारे वीडियो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को कवर करेंगे। दोस्तों आप अपना बुक और पेपर लेकर रेडी हो जाइए। आइए शुरू करते हैं। आप पहला क्वेश्चन में पढ़िए एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ की रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3। आप खोल लीजिए बुक और देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूँ। प्रश्नावली 2.3 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। हमने बताया था फलन क्या होते हैं, कोई से संबंध कैसे फलन बनते हैं, उस पर डिस्कस किया था। आइए क्वेश्चन को हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें बताना है कौन से फलन है और क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 2.1, 5,1, 8,1 और 11,1, 14,1 और 17,1। एक क्वेश्चन ये है और दूसरा ऑप्शन इसका दिया है 2,1, 4,2, 6,3 और 8,4, 10,5, 12,6 और 14,7। और इसका एक पार्ट और दिया है, थर्ड पार्ट 1,3, 1,5, 2,5। इसमें बताना है कौन से फलन है। यदि एक संबंध फलन है तो उसका परिसर बताना है। दोस्तों जब हम क्लास में कॉन्सेप्ट की वीडियो की डिस्कस कर रहे थे एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2, उसमें हमने बताया था कैसे दो प्रकार के समुच्चयों से मिलकर के एक संबंध बनता है और किस स्पेशल टाइप के संबंध को फलन करते हैं, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। आइए एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि फलन कैसे बनता है, किस प्रकार के संबंधों को मिलाकर फलन बनता है, अर्थात किस स्पेशल संबंधों को मिलाकर के फलन बनता है। तो दोस्तों हमने वीडियो में बताया था कि यदि कोई भी संबंध के क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक का केवल एक और एक प्रतिबिंब है तो वह संबंध फलन होगा। अर्थात जैसे ये कोई लिखा है, ये कोई मान लीजिए क्रमिक युग्म है, ये क्रमिक युग्म ये क्रमिक युग्म ये इसमें क्रमिक युग्म है। इन क्रमिक युग्मों में ये प्रथम x वाले पार्ट को प्रथम घटक और y वाले पार्ट को कहते हैं द्वितीय घटक। ये है द्वितीय घटक और ये है प्रथम घटक। तो प्रथम घटक का यदि एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है तो इसे कहते हैं फलन। अर्थात जो ये प्रथम घटक दिख रहे हैं उसका y वाला वैल्यू सिर्फ एक होना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए। जैसे 2,1 लिखा है, 2,2 लिखा है, इसका देखिए प्रथम घटक है, इसका प्रथम घटक समान है लेकिन द्वितीय घटक अलग अलग है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अर्थात किसी भी क्रमिक युग्म का प्रथम घटक का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब आना चाहिए। जैसे 2 के बाद एक आया है तो एक ही रहना चाहिए और कोई फिर से नहीं आ जाना चाहिए समुच्चय में। तो अगर फिर से आ रहा है तो वो फलन नहीं है। जैसे इसमें 2 का एक प्रतिबिंब है, ठीक है, 5 का भी एक है, ठीक है, 8 का एक है, ठीक है, 11 का एक है, ठीक, 14 का एक, ठीक है, 17 का 11, ठीक है। इसमें कोई ऐसा प्रथम घटक नहीं है जिसका द्वितीय घटक बराबर हो। सबके अपने अपने अलग अलग हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, फलन है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है, इसमें भी क्रमिक युग्म दिए हैं, इसमें भी हमें यही चेक करना है कि क्या प्रथम घटक किसी 2 या 2 से अधिक क्रमिक युग्मों का प्रथम घटक बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो हम कहेंगे फलन है, अगर बराबर हो गया तो हम कहेंगे फलन नहीं है। द्वितीय घटक बराबर हो मायने नहीं रखता। जैसे 8,4 और 7,3 और फिर यहाँ 9,4, देखिए इसमें द्वितीय घटक 8 का भी 4 है और 9 का भी 4 है, इससे दिक्कत नहीं करता, ये फलन होगा। लेकिन प्रथम घटक अगर मिल रहे होते होंगे तो ये फलन नहीं होगा। इसमें प्रथम घटक नहीं मिल रहे हैं, अगर इसको एक समुच्चय बना दिया जाए तो ये फलन होगा। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। यहाँ 2 1 है, यहाँ 4 2 है, यहाँ 6 3 है, यहाँ 8 4 है, यहाँ 10 5 है, यहाँ 12 6 है, यहाँ 14 7 है। कोई मिल रहा है क्या, 2 है, इसमें 2 और कहीं है पहले घटक में, नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है,
8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, फलन है। दूसरी बात, एक बात और है, अगर ये फलन है तो इसका परिसर ज्ञात कीजिए। हमने आप पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि संबंध और फलन पढ़ाते समय हमने बताया था कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सप्रांत क्या होता है। उन्होंने हमने एक बात बताई थी, यदि कोई किसी क्रमिक युग्मों को मिला करके अगर कोई संबंध बनाया गया है तो उन क्रमिक युग्मों में प्रथम घटक को प्रांत कहते हैं। अर्थात इन सभी जो यक्स की वैल्यू आई है, जैसे कोई क्रमिक युग्म है यक्स कामा वाई, तो यक्स के स्थान पर जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सभी क्या होंगी, प्रांत होंगी। उन्हें प्रांत कहेंगे अर्थात डोमेन कहेंगे। और जो क्रमिक युग्म में y के स्थान पर आएगा उसे कहेंगे परिसर। अर्थात देखिए जो दूसरे स्थान पर आएगा, मतलब दूसरा घटक है जो क्रमिक युग्म, उसे कहेंगे परिसर। जैसे ये दूसरे घटक जो आए उन्हें कहेंगे परिसर। तो इस संबंध का हमने क्वेश्चन में ये पूछा है, पहले तो ये दिखाइए कि ये फंक्शन है कि नहीं। अगर ये फंक्शन है तो इसमें बता, इसका परिसर पूछ रहा है, तो पहले वाले क्वेश्चन का परिसर क्या हो जाएगा, तो रेंज अर्थात परिसर, पहले वाले क्वेश्चन का पहले वाले रेंज क्या हो जाएगा इसका। तो इस क्रमिक युग्म में भाग लेने वाले सभी द्वितीय घटक के समुच्चय को परिसर कहते हैं। इसमें द्वितीय घटक क्या है, एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, और ये भी फिर एक ही है, 11 नहीं है, ये एक है, ठीक है। तो इसमें हमने लिखा एक, और समुच्चय में एक संख्या को कई बार नहीं लिखा जा सकता, एक संख्या को एक ही बार लिखा जाएगा, उसकी रिपीटेशन नहीं करते हैं। जैसे इसमें सब में एक 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 आया है तो हम जितनी बार आए उतनी बार एक नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए इसका परिसर क्या है, एक है, ठीक। पहले क्वेश्चन हमने बताया कि ये संबंध है, क्यों, और संबंध क्यों है तो हम लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रथम घटक का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है। मैं लिख देता हूं, यह संबंध एक फलन है क्योंकि इसके क्रमिक युग्म के प्रथम घटक का एक और केवल एक प्रतिबिंब है। एक और केवल एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब क्या, जो y होता है, जो द्वितीय घटक होता है, वो प्रतिबिंब घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। जैसे 5 का प्रतिबिंब क्या है, 1, 8 का प्रतिबिंब क्या है, 1, 11 का प्रतिबिंब क्या है, 1, 14 का प्रतिबिंब क्या है, 1, 17 का प्रतिबिंब क्या है, 1। तो जो द्वितीय घटक है प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। इसमें एक बात देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि चलिए दोस्तों, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन हमारा। ये जो संबंध है ये फलन है। आइए दूसरे पे डिस्कस करते हैं। तो दूसरे में भी यही रूल लागू होता है कि क्या सबका प्रथम घटक बराबर है क्या। तो देखिए 2 का 1 है, और कहीं 2 है क्या, नहीं है, मतलब 2 का 1 प्रतिबिंब है, प्रथम घटक का एक और केवल एक प्रतिबिंब है। इसका देखिए कितना है, 4 का 2 है, ठीक है, इसका भी 1 है, 6 3 8 4 10 5 12 6 14 6। तो इस सभी क्रमिक युग्मों में देखिए क्या किसी में भी प्रथम घटक किसी के 2 बार आए हैं क्या, प्रथम घटक 2 बार आया है क्या। जैसे 2 कहीं 2 बार है क्या, 4 कहीं 2 बार है क्या, 6 एक कहीं 2 बार है क्या, 8 10 12 और 14 कहीं 2 बार आए हैं क्या, नहीं आए हैं। इसका मतलब सभी प्रथम घटक का एक और केवल एक प्रतिबिंब है, इसलिए हम कहेंगे यह संबंध एक फलन है। अब इसकी परिसर की बात करें तो परिसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की परिसर की बात करें तो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के परिसर होगा, परिसर रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, जो प्रथम घटक है वो तो प्रांत होता है, जो द्वितीय घटक होता है वो क्या होता है, परिसर। तो इसका द्वितीय घटक देखिए क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 और 7। तो इन सभी का एक समुच्चय बना लेंगे, तो उन समुच्चय को क्या कहेंगे, हम परिसर कहेंगे। आइए लिखते हैं, क्या है, 1 लिखा हमने, फिर क्या है, फिर 1, फिर 2, फिर क्या है, 3 को लिखा हमने, फिर 4 लिखा, फिर 5,
5 हो गया, फिर क्या है 6, फिर 7। ये द्वितीय घटक का हमने एक समुच्चय बना लिया। ये क्या बन गया हमारा परिसर, दूसरे समुच्चय। ये जो दूसरा पार्ट था उसके हमने द्वितीय घटक का इस समुच्चय को बना लिया और हमारा क्या बन गया परिसर। आइए तीसरे वाले क्वेश्चन पे विचार करते हैं, क्या यह संबंध एक फलन है या नहीं है। फलन का मतलब क्या है कि अगर किसी भी संबंध के सभी क्रमिक युग्मों का कि प्रथम घटक का एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है तो उसे हम कहते हैं वो संबंध फलन है। अगर एक से अधिक प्रतिबिंब हो जाता है तो हम कहते हैं वो संबंध फलन नहीं है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या एक और केवल एक ही प्रतिबिंब है क्या, अगर एक से अधिक होगा तो संबंध नहीं होगा क्या, ऐसा है क्या इसमें। देखिए 1 है, 1 का 3 है, 1 का 5 भी है। इसमें देखिए अगर इसको आरेखन विधि से देखें तो 1 और 2 x की वैल्यू है, हमने लिख लिया 1 1 1, इसमें लिख लिया, माने ये कोई समुच्चय है, ये इसका b है, ठीक है। इसमें 3 है और क्या है 5 और है 5। देखिए 1 है, 1 3 में भी गया है और 1 5 में भी गया है और 2 5 में भी गया है। एक ही बार लिखिए इसको, 2 5 में भी गया है। इससे हमने देखा क्या, जो एक क्रमिक युग्म का प्रथम घटक 1 है, इसका प्रतिबिंब 3 भी है और इसका प्रतिबिंब 5 भी है, मतलब एक से अधिक प्रतिबिंब आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संबंध एक फलन नहीं है। ये बातें यहाँ पर क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, तो यह संबंध एक फलन नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप लोग, क्या लिखा है बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। इसमें काफी सारे फलन दिए हैं, करा है इसके प्रांत ज्ञात कीजिए और परिसर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत ज्ञात करना है, प्रांत क्या होगा, और परिसर ज्ञात करना है, रेंज क्या होगा। और फलन दिए हैं, पहला फलन दिया है f(x) = -(x) और दूसरा फंक्शन क्या दिया है f(x) = 9 - x²। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन, पढ़िए एक बार ध्यान से। प्रांत ज्ञात करना है और परिसर। दो फलन दिए हैं, पहला फलन है f(x) = -(x) और दूसरा जो फंक्शन है f(x) = 9 - x²। तो पहले पर डिस्कस करते हैं, पहला वाला फंक्शन क्या है f(x) = -(x)। दोस्तों इसको देखिए, अगर इसको हम ब्रेक करें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं f(x) = -x। ये -x कब होगा, जब x 0 से ग्रेटर होगा, अर्थात जब ये 0 से ग्रेटर होगा पॉजिटिव, जब ये x पॉजिटिव होगा अर्थात 0 से ग्रेटर होगा, इसकी वैल्यू हम क्या रखें, इसको फंक्शन को क्या हम मानेंगे -x। लेकिन जब यही चीज x के लेस हो जाएगा तब ये माइनस और -x ऐसे मानेंगे इसको, अर्थात माइनस और -x मतलब माइनस और -x मतलब +x, अर्थात जब x से 0 आएगी, जो निगेटिव नंबर आएंगे उसमें जो भी वैल्यू x की आएगी वही वैल्यू क्या हो जाएगी f(x) की वैल्यू, अर्थात y की वैल्यू हो जाएगी y = f(x). जब x की वैल्यू <0 होगा अर्थात निगेटिव नंबर होंगे तो y की वैल्यू उसका माइनस करके तब रखेंगे। लेकिन जब यही x की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो वही वैल्यू रखेंगे माइनस करके, लेकिन जब यही निगेटिव आ जाएगी तो उसकी निगेटिव एक बार और निगेटिव करके तब रखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं, माइनस और -x। ठीक, आइए जैसे मान लीजिए f 0 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, f 0 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें रखेंगे -0। ठीक, तो क्या आएगी, माइनस आएगी, फिर यहाँ 0 रहेगा, वो ऐसे रहेगा तो -0, 0 में कोई साइन लगता नहीं है, तो f 0 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब f1 की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो पहले तो माइनस है फिर 1, तो इसका क्या आ जाएगा माइनस और 1 = -1। ठीक है, प्लस x की वैल्यू प्लस थी लेकिन y की वैल्यू किस में आई, माइनस में, f(x) मतलब y। ठीक है, फिर हमने देखा y = f2, यदि x की जगह हमने 2 रखा, f की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस और यहाँ 2, ये मॉडुलस है तो ये +2 का +2 ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 = -2। हमने देखा कि सभी 0 या पॉजिटिव नंबर को रखने पर जो y की वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है। आइए एक बार माइनस में रख के चेक करते हैं कि वो किस में आती है। तो जब हमने माइनस में रखना चेक किया, आइए जैसे मान लीजिए f = -1 रखते हैं तो क्या आता है माइनस और यहाँ -1,
ये मॉडुलस लगा है, जो मॉडुलस लगा है तो ये इस माइनस को प्लस कर देगा, अर्थात यह माइनस हो जाएगा, ये -1, ये हो जाएगा +1, और एक बार फिर से माइनस लग गया तो ये हो जाएगा -1। अर्थात हमने देखा जो माइनस था वो माइनस में ही आया। फिर f-2 देखा हमने, f-2 माइनस है, पहले तो बाहर माइनस था ही, क्वेश्चन में ही था, फिर ये x की जगह भी -2 तो हमने अंदर भी -2 रखा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो माइनस रहेगा, लेकिन ये जो मॉडुलस में है क्वेश्चन, ये इसको प्लस कर देगा, फिर अब क्या बन जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -2, ठीक। ऐसे ही f-3 रखें तो क्या हो जाएगा माइनस, और मॉडुलस में -3, तो ये बन जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, ये -3 को बना देगा +3, ये मॉडुलस, इसमें जो भी कोई मान रहता है वो बाहर आता है तो प्लस हो जाता है, निरपेक्ष मान उसका ले लिया जाता है, फिर तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू -3। एक बात हमने देखा, जब x की वैल्यू 0 थी तो 0 आ गई, ठीक है, लेकिन x की वैल्यू जब हमने पॉजिटिव रखना चालू किया तब भी y की वैल्यू जो है माइनस ही आ रही है, और जब x की वैल्यू माइनस रखा तब भी आंसर माइनस ही आ रहा है। इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा 0 आएगी या क्या आएगी, नेगेटिव नंबर आएगी, माइनस आएंगे। लेकिन अब देखिए इसका प्रांत बताना है और परिसर बताना है। प्रांत मतलब क्या कि x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, हमने देखा x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, चाहे 0 हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, मतलब कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, जब तीनों चीजें रख सकते हैं, अर्थात x की वैल्यू एक वास्तविक संख्या रख सकते हैं। वास्तविक संख्या को किससे निरूपित करते हैं, r से, मतलब ये जो फंक्शन है सभी वास्तविक संख्याओं के लिए मान्य है, तो इसलिए इसका प्रांत क्या हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का प्रांत हो जाएगा r, मतलब वास्तविक संख्या। r मतलब माइनस भी रख सकते हैं, प्लस भी रख सकते हैं और 0 भी रख सकते हैं। जब ये सारी तीनों चीजें रख सकते हैं तो कहेंगे हम x की प्रांत क्या है, r, मतलब ये तीनों फलन के लिए एग्जिस्ट करता है। अब आइए इसकी परिसर की बात करें, तो परिसर मतलब क्या कि x की वैल्यू तो जो आप रख रहे हैं, सारी चीजें रख रहे हैं, तो y की वैल्यू प्राप्त क्या हो रही है, ये उसका परिसर हो गया, मतलब द्वितीय घटक। परिसर की जगह क्या आया, हमने देखा परिसर की जगह 0 आया, फिर माइनस आया, चाहे प्लस रखें चाहे माइनस रखें, प्लस रख रहे थे यहाँ पर x की वैल्यू तब भी माइनस में ही आंसर आ रहा था, और जब माइनस में रखें तब भी आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अर्थात 0 और नेगेटिव, मतलब वास्तविक संख्या का धनात्मक नहीं आ रहा है, बल्कि वास्तविक संख्या में 0 आ रही है और माइनस वाली संख्या आ रही है। इस कारण हम इसको कह सकते हैं ये फलन क्या है, 0 और माइनस तीनों को लेकर के आ रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 भी आ रही है और इन्फिनिटी तक आ रही है, नहीं, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आ रही है। देखिए ये माइनस की तरफ जा रही है तो माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ आ रही है। इसको ऐसा लिख सकते हैं या इसको ऐसा लिख सकते हैं, यह फलन ऋणात्मक है, ऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव। और दूसरी बात, ये माइनस आ रही है और 0, ठीक है, इसका परिसर ये हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, f(x) इक्वल टू, हाँ एक बात और, क्या आप इन ब्रैकेट का मतलब समझते हैं कि छोटा ब्रैकेट मैंने लगा दिया, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब क्या, ऐसा तो कभी देखा नहीं होगा या देखे हैं भूल गए होंगे। आइए एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं इन सभी ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है। जैसे हम देखते हैं कभी कभी ऐसा लिखा रहता है 1,3, छोटे स्मॉल ब्रैकेट में 1,3, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, मछली ब्रैकेट में 1,3, मतलब करली ब्रैकेट में 1,3, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है स्क्वायर ब्रैकेट में 1,3। इन सभी का मतलब क्या है, इन सभी का मतलब ये है, ये तो हमने समुच्चय में देखा है, किसमें, समुच्चय में। ये अगर ब्रैकेट कहीं आ रहा है इसका मतलब बताता है किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं, किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं, क्या क्या, 1 और 3। ये जितना दिखता है उतनी बात बताता है, जो दिखता है वो रहता है, मतलब जो दिख रहा है वही है, कोई अलग की चीजें नहीं है। जैसे 1 और 3, इस समुच्चय में 1 और 3 दिख रहा है, इस समुच्चय में 1 और 3 अवयव ही हैं। लेकिन जब इसकी बात आ जाए छोटे वाले ब्रैकेट की, इसकी 1,3 की, इसकी जब बात आ जाए, ये बताता है 1 से लेकर के 3 तक है, चीजें इस ब्रैकेट में क्या है, 1 से लेकर के 3 तक है, लेकिन उसमें 1 और 3 शामिल नहीं है। मतलब कोई भी वास्तविक संख्या 1 से 3 के बीच में आ सकती है, लेकिन उसमें 1 और 3 शामिल नहीं होगा। मतलब क्या क्या शामिल होगा, हो सकता है
1.0 हो, 1.00001 शामिल हो, लेकिन 1 शामिल नहीं होगा, हो सकता है 1.2 शामिल हो। ये देखिए इसमें 1 2 1 2 3 ये तीनों चीजें इसमें बताएगा, लेकिन उसमें 1 नहीं रहेगा ना तो 3 रहेगा, लेकिन 1 के जस्ट बाद वाली संख्या रहेगी, क्योंकि ये वास्तविक संख्या दशमलव में भी रहती है। तो 1 के बाद जैसे 1 से आगे बढ़े, जैसे ही थोड़ा सा भी आगे बढ़े तो ये भी इस क्वेश्चन में आएगा, और 1 नहीं आएगा। ऐसे ही 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 3 तक नहीं आएगा, 3 से थोड़ा सा पहले, मतलब 2.9999 ये भी इस क्वेश्चन में आएगा, इस ब्रैकेट के अंतर्गत आएगा। और इसका मतलब क्या है, इसमें जितनी चीजें दिख रही हैं उतनी ही आएंगी, जैसे 1 और 3 है, 1 3 ही है, 2 नहीं है इसमें। लेकिन ये क्या बताता है, इसके आप लोग आगे चल के कैलकुलस में पढ़ेंगे, इसे ओपन इंटरवल, इसे क्लोज इंटरवल कहते हैं। और इसमें देखिए अगर बड़े ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में अगर 1,3 लिखा है, मतलब इसमें 1 से लेकर के 3 तक सभी संख्या उपस्थित है, और साथ ही साथ उसमें 1 भी शामिल है और 3 भी शामिल है। मतलब 1 है, 1 की थोड़ा सा भी बड़ी संख्या है, फिर 2 है, 3 है, मतलब सारी चीजें हैं। जो ये था, इसमें कमी क्या थी कि 1 और 3 शामिल नहीं था, बाकी सारी चीजें थी। इसी का ये थोड़ा विस्तृत रूप होगा, इसमें इसके बीच की सारी चीजें तो थी, इसके में 1 और 3 भी शामिल हो गया, जो थी इस ब्रैकेट की महत्व। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दो ब्रैकेट साथ साथ आ जाते हैं, जैसे छोटा भी रहेगा और बड़ा भी रहेगा, जैसे ऐसे एक तरफ स्मॉल लगा है, एक तरफ क्लोज इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, 1,3 मतलब 1 से लेकर के 3 तक की संख्या तो बीच में है, 3 तो शामिल होगा इस अंतराल में, लेकिन 1 नहीं आएगा। तो अगर ऐसा दिखे तो मतलब 1 शामिल नहीं होगा, बाकी 1 के बाद की संख्या होंगी, 3 भी शामिल होंगी, इसका मतलब ये। और कभी कभी ऐसा अगर होता 1,3, इसका मतलब 1 से लेकर 3 के सभी अंतराल आएंगे, लेकिन 1 शामिल होगा, 3 शामिल नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से हम ब्रैकेट को समझते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब सबकी सीधी बात ये निकली हमको कुल मिला जुलाकर कि अगर जो चीज दिख रहा है इसमें, देखिए बात ये है, अगर ये चीज ये दिख रही, छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, मतलब ये इसके बाद की जो संख्या है वो दिखेगी तो, लेकिन रहेगी नहीं। और इसका मतलब क्या है, जो दिख रही है वो रहेगी भी, ठीक है। इसका मतलब क्या कि 1 के बाद अगर एक संख्या है वो दिख रही है तो होगी, अंतराल में शामिल भी होगी, और इसका मतलब क्या, जो दिख रही है वो होगी नहीं, शामिल नहीं होगी, इसके बाद संख्या आएंगे। और इसका मतलब क्या, ये दिख रही है, ये शामिल होगी, और यहीं से अंतराल में शामिल होंगी सारी चीजें। जैसे अब आगे कोई चीज ऐसे 2,3, ये अब ये क्या बता रहा है कि इसके बाद जो चीज दिख रही है वो दिख तो रही है, लेकिन शामिल नहीं होगी इस अंतराल में। और ये क्या बता रहा है, ये इसके बाद की जो संख्या है 3, ये दिख रही और शामिल भी होगी, ठीक है। ये चीजें थी। आइए अब और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है f(x) = √9 - x²। इस फलन में x के कितने मान रखे जा सकते हैं और y के कितने मान प्राप्त हो सकते हैं। तो x के जितने मान रखे जा सकते हैं वो तो बताएगा प्रांत, और x के कितने, y के कितने मान प्राप्त हो सकते हैं ये बताएंगे उसकी परिसर। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं। f(x) लिखा है √9 - x², ठीक है। अब देखिए f(x) के जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ क्या क्या आ सकता है, ये वास्तविक फलन है, तो जाहिर सी बात है इस संख्या में केवल वास्तविक मान ही आएंगे, काल्पनिक चीजें नहीं आएंगी। जैसे इसमें अगर हम 9 - 9 लिख दें, मतलब x² की जगह 0 अगर रखें तो क्या आएगा, ये चीज 0 हो जाएंगी और इसका 0 आ जाएगा। और यहीं अगर 9 की जगह हम 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। एक बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 0 से लेकर के 9 तक ही मान आ सकते हैं इसके, और कोई चीजें नहीं आ सकती हैं। ठीक है, आइए 0 रख सकते हैं और 3 रख सकते हैं। इसका मतलब 9 कब तक आएगा, x के स्क्वायर की जगह 0 रख सकते हैं, मतलब x की जगह जब 0 रखेंगे तो x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। लेकिन x की जगह हम 9 x² को 9 लाने के लिए हम क्या रख सकते हैं, 9 कब तक आ सकता है, जब -3 हो और +3 हो। +3 रहेगा, अगर यहाँ x की जगह +3 रखे हैं तब भी इसकी वैल्यू 9 ही आएगी x² की, और -3 रखे हैं तब भी इसकी वैल्यू 9 ही आएगी। क्या, और आइए देखते हैं क्या अगर 3 से ज्यादा रखना चाहें हम तो, जैसे हमने देखा अगर f3 रखें
तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे, -3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 9 9 0। ये तो -3 के लिए तो फलन मान्य है। आइए -2 रखें, क्या -2 के लिए मान्य होगा क्या n, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, मतलब ये f -2 के लिए भी मान्य है। अब -1 के लिए भी मान्य हो जाएगा, 0 के लिए भी मान्य हो जाएगा, +1 के लिए भी मान्य हो जाएगा, मतलब ये +3 तक चला जाएगा। +3 तक रखें तो 9 - 9 हो जाएगा, फिर से 0 आ गया, मतलब ये -3 से +3 के बीच में गए तो वैल्यू फिर से आने लगी, मतलब इससे ज्यादा अब ये वैल्यू नहीं आएगी। जैसे अगर ये 4 रखें तो क्या आएगा 9 - 4 4 जा 16, ये हो जाएगा यहाँ -7 आ जाएगा, और ये इसकी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी, मतलब ये 4 इस फलन में नहीं आएगा। क्या -4 आएगा साहब, तो -4 का भी स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो वो भी नहीं आएगा। मतलब सीधी बात ये है, इस फंक्शन में -3 से +3 के मान ही आएंगे। मतलब x के जगह क्या क्या रखा जा सकता है, -3 रखा जा सकता है, उसके बाद की संख्याओं से लेकर के +3 तक की संख्याओं को रखा जा सकता है। इसका मतलब इसका प्रांत क्या हो गया, दूसरे वाले क्वेश्चन का प्रांत क्या मिला हमको कि x वाली संख्या -3 से बड़ी और बराबर भी हो सकती है, क्योंकि -3 रख सकते हैं हम, इससे बड़ी रख सकते हैं, और +3 तक रख सकते हैं, और उससे छोटी संख्याओं को रख सकते हैं। तो इसका प्रांत क्या आया, -3 से लेकर के +3 की सभी संख्याएं इसकी क्या हो गई, प्रांत हो गई। और इसको अगर चाहें तो हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, जैसे ब्रैकेट वाला रूल अभी हमने बताया, क्या ब्रैकेट हमने क्या बताया -3, और देखिए -3 इसमें शामिल है क्योंकि इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाया, क्लोज इंटरवल लगाया। अगर यहीं पे -3 शामिल नहीं होता तो हम इसे छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, लेकिन इसमें शामिल है इसलिए हमने क्या लगाया, बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ये -3 से कहां तक गई, +3 भी शामिल है, क्या इक्वल लगाया तो शामिल है, इसलिए यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल लगा दिया। तो -3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो इसका प्रांत हो गया x हो गया वो -3 से लेकर के +3 तक हो गया। फिर इसकी परिसर क्या है साहब, तो परिसर हमने देखा 0 आई थी, 2 आई थी, 2 के बाद क्या क्या चला जाएगा, अगर हम यहाँ पर 0 फिर से रखें, अगर f की जगह 0 रखें हम तो क्या आएगा 9 रहेगा, और x स्क्वायर की जगह 0 हो जाएगा, मतलब x 9 और वैल्यू 3। ठीक है, मतलब 0 से लेकर के 3 तक ही वैल्यू आएगी, मतलब 0 से -3 रखेंगे तब भी 0 आएगी, +3 रखेंगे तब भी 0 आएगी, और जब 0 रखेंगे तो 3 आएगी, मतलब 0 से लेकर के 3 तक ही संख्या आएंगी, उसके बाद की संख्याएं नहीं आएगी। इसलिए हम इसका परिसर बता सकते हैं। परिसर क्या हो गया, जब -3 रखे थे तब भी 0 आएगा, +3 रखेंगे तब भी 0 आएगी, और जब 0 रखेंगे तो 3 आएगी, मतलब 0 से लेकर के 3 की संख्याएं इसमें आ रही हैं। तो हम इसको इस तरफ भी दिखा सकते हैं, या इसका परिसर ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर के 3 तक, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसका परिसर। तो नोट कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फलन f(x) = 2x - 5 दिया है, इसका मान निकालना है। एक फलन है, क्वेश्चन नंबर 3, f(x) = 2x - 5, और तो f(0) की वैल्यू निकालना है। दूसरी चीज किसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू f(0) की, f(7) की, f-3 की। f(7) की वैल्यू क्या होगी और f(3) की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आ जाएगा। देखिए क्या करा है इसमें, इस क्वेश्चन में करा है f(x) = 2x - 5 दिया है, f(x) = क्या दिया है 2x - 5 दिया है, तो f(0) की वैल्यू पूछा है। f(0) की वैल्यू क्या, कि x के जगह 0 पुट कर दो। जब f(x) = इतना दिया है तो f(0) मतलब जहां जहां x दिखेगा वहां वहां हम क्या पुट करेंगे 0। तो आइए रखते हैं, तो यहाँ 2 के बाद x लिख रहा है, मतलब 2 × x है, तो यहाँ 2 × क्या हो जाएगा 0 और -5, तो 2 × 0 मतलब ये 0 हो जाएगा, और ये -5, तो आंसर हमारा क्या आ गया -5। ठीक, तो f(0) की वैल्यू क्या आ गई -5। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, f(7) की वैल्यू निकालिए। f(7) मतलब जहां इसमें x है वहां हम 7 रख देंगे, तो 7 पुट करिए, तो यहाँ 2 × x है, यहाँ हम लिख देंगे 2 × 7 और फिर -5। ठीक,
फिर 2 इंटू 7 मतलब 2 7 जब 14 और ये -5, तो 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 9, मतलब ये 7 की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक, तीसरी वाली क्वेश्चन क्या है, F3 की वैल्यू निकालना है हमको। तो F3 का कैसे निकालेंगे, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां 3 की वैल्यू रखते चले जाएंगे, हमारा F3 की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू 3 -5, तो 2 3 जा 6 -5 मतलब 1, ये 1 किसकी वैल्यू आ गई F3। ठीक, ये था सिंपल सा क्वेश्चन, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। एक रिलेशन दिया है 4, इसमें दिया है TC = 9C5 + 32, इसमें करता है यह सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का रिलेशन शो कर रहा है। तो इसमें T0 की वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरी चीज T28 की वैल्यू निकालनी है, और थर्ड नंबर T-10 की वैल्यू, और 4 नंबर C का मान ज्ञात करना है। C का मान जब TC = 212। ठीक है, आइए। और सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, जैसे ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन दिया है, कह रहा है सेल्सियस के मान जब तक रखते चले जाएंगे तो फ़ारेनहाइट का मान प्राप्त होता चला जाएगा। मतलब फ़ारेनहाइट जो संबंध है वो सेल्सियस पर निर्भर करता है। तो यहाँ सेल्सियस का जो मान है वो x है और फ़ारेनहाइट का जो मान है वो y है। इसमें देखिए दिया है TC = 9C/5 + 32, तो T0 की वैल्यू ज्ञात करिए। मतलब जब टेम्परेचर 0 रहेगा तो उसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगी, और जब टेम्परेचर की वैल्यू सेल्सियस की वैल्यू 28 रखेंगे तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा। तो रिलेशन है हमारा TC = टेम्परेचर 9C/5 + 32। ठीक है, इसमें आइए T0 की वैल्यू निकालें, क्या आएगा। तो T0 मतलब जहां C है वहीं पर 0 की वैल्यू पुट करेंगे। तो 9 × 0/5 + 32। ठीक है, तो 9 0 0 हो गया, 0 में 5 डिवाइड करना 0 हो गया, प्लस 32, इसका आंसर क्या आ गया 32। मतलब जब C की वैल्यू 0 रहेगी तो T0 की वैल्यू क्या आएगी 32। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में किसकी वैल्यू पूछा है, T-28 की। T28 की वैल्यू पूछा है। T28 का मतलब क्या, जहां C दिख रहा है वहां 28 वैल्यू पुट करेंगे। तो 9 × 28/5 + 32, इसमें कोई चीजें कटेंगी नहीं, इससे सबका इंटू कर दो। 9 × 72, 72, 9 × 2 = 18, और 18 7 क्या हो जाएगा 25/5 + 32। फिर ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 252 ऐसे ही रहेगा, प्लस हो जाएगा 5 × 2 = 10, और 5 × 3 = 15, और 1 16/5। ये हो जाएगा 202, और 6 और 5 11, और ये 2 3 4 हो जाएगा 5। ये आ गया हमारा आंसर किसका, T28 का। ऐसे ही T-10 निकालेंगे। T-10 का मतलब क्या, कि जहां C है वहां पर हम -10 वैल्यू पुट कर देंगे। तो 9 × -10/5 + 32। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5 × 2 = 10, तो 9 × 2 = 18, तो -18 + 32/5। अब देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया 4, 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, तो 14/5 ये आ गया किसका आंसर, दूसरे वाले का। ठीक है, जब T की वैल्यू -10 रहेगी तो F की वैल्यू क्या आएगी 14/5। ठीक, आइए ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है C का मान बताइए जब TC = 212 हो। C का मान बताना है। देखिए समीकरण हमारा क्या था, TC = 9C/5 + 32। तो इसमें जो TC है इसकी वैल्यू दिया है 212। TC = 9C/5 + 32, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें कह रहा है TC = 212 रखना है इनको। TC = 212 की वैल्यू पुट करनी है। तो TC की जगह हमने पहले पुट किया 212, तो 9C/5 + 32, तो C की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है।
तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको छोड़ करके बाकी सभी चीजों को हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो 212 इधर है, ये पहले 32 है, इधर आकर क्या हो जाएगा -32, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा रिमेनिंग 9c/5, ठीक। इधर 2 में 2 गया 0 और यहाँ 11 में से 3 गया 8 और यहाँ 1 बचा 180। अब देखिए ये c 9/5 है, तो 5 नीचे इंटू है, इधर आकर के क्या बन जाएगा, इधर डिवाइड है, इधर आकर इंटू बन जाएगा, और इधर ये इंटू है, इधर आकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू c, ठीक। उल्टा हो गया तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 0 है तो 0। अब 20 इंटू 5 तो 100 इक्वल टू c, ये हमारा आ गया आंसर। आंसर सी क्या आया, c इक्वल टू 100 आया। इसका मतलब क्या है, जब टी सी इक्वल टू 212 दिया है, मतलब फ़ारेनहाइट की वैल्यू अगर 212 है, अगर किसी तापमान में फ़ारेनहाइट की वैल्यू 212 है तो सेल्सियस में उसका मान क्या होगा, सेल्सियस में उसका मान क्या होगा 100, ठीक है। ये थे क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कीजिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है आपको। काफी सारे फलन के इक्वेशन दिए हैं, उसको परिसर ज्ञात करना है। यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करना है, मतलब रेंज ज्ञात करना है, परिसर फाइंड आउट करना है। पहला फलन दिया है f(x) इक्वल टू 2 - 3x। एक बाउंडेशन दिया है x बिलोंग टू R और x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। x बिलोंग टू R और x इज ग्रेटर देन 0। दूसरा वाला फलन दिया है f(x) इक्वल टू x² + 2। x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। तीसरा फलन क्या है, f(x) इक्वल टू x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन क्या है, f(x) इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंग टू R, मतलब x वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करता है, मतलब x के जो सभी मान है वो वास्तविक संख्या के कोई मान भी हो सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन दिया है x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x की जो वैल्यू रखेंगे 0 से ग्रेटर होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव वास्तविक संख्या होनी चाहिए, धनात्मक वास्तविक संख्या। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है f(x) इक्वल टू 2 - 3x, मतलब x की जगह पॉजिटिव अंक रखते चले जाएं। आइए f(x) इक्वल टू, पहले तो देखिए 0 से ग्रेटर है तो हम रखते हैं 0 से ग्रेटर, मान लीजिए हम 0 तो नहीं रखें लेकिन 0.00001 रख सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या है ना। वास्तविक संख्या मतलब 0 नहीं तो उससे ज्यादा बड़ा, मतलब कुछ भी बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा भी बड़ा हो सकता है। तो 3 माइनस, सपोज किया हमने 0.00001 रखा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 3, उसके बाद 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 बचेगा, 1.997, मतलब लगभग 2 है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है। तो अब f(x) की वैल्यू अगर हमने इतना रखा तो ये आया, उसके बाद अगर हम f(x) इक्वल टू 1 रखें तो f(1) की वैल्यू क्या आएगी हमारी, तो 2 - 3 हो जाएगा, मतलब -1 आएगा। फिर अगर हमने 1 रखा तो इतना आया, ठीक है। 0 रखे होते तो क्या आता, 0 नहीं रख सकते, 0 से 1 रखा, ठीक है। f2 रखें तो कितना आएगा, तो 2 - 6 अर्थात क्या आ जाएगा -4। फिर f इक्वल टू अगर हम 3 रखें तो कितना आएगा 2 - 9 आएगा -7, ठीक है। हमने देखा x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, x की वैल्यू हमने रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, 1 मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, लगभग 1 तक हमने रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। उसके बाद हमने देखा जो y की वैल्यू क्या आई हमारी, लगभग 2 के बराबर आई, फिर माइनस में आती चली गई, ठीक है। तो मतलब y की वैल्यू कितना आ रही है, इसका परिसर ज्ञात करना है। तो हमने देखा परिसर में, मतलब y की वैल्यू क्या हमको प्राप्त हो रही है परिसर में, एक चीज हमने देखा कि 2 नहीं आया था लेकिन 2 के लगभग बराबर आया था, उसके बाद ये माइनस में आती चली गई। माइनस में सारी संख्या आती चली, जैसे हम पॉजिटिव संख्या रखते चले जाएंगे
जितनी पॉजिटिव संख्या बड़ी होती चली जाएगी उतनी ही माइनस में संख्या आती चली जाएगी, क्योंकि ये 3 बड़ा है और इसमें माइनस का इंटू होगा तो ये बड़ी आती चली जाएंगी। मतलब हमने देखा कि जो y की वैल्यू है वो हमेशा माइनस में आती है और 2 तक आती है, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखिए आप चाहे माइनस रखिए, अगर हमने पॉजिटिव, उसके बाद परिसर में क्या आंसर आया हमारा माइनस, मतलब माइनस में सारी चीजें आती रह जाएंगी, इसलिए हमने लिखा माइनस इन्फिनिटी। और जीरो, इसमें 2 0 नहीं है, 2 नहीं आया था, ये 2 नहीं लेकिन लगभग 2 के बराबर है, तो इसमें हमने लगा दिया छोटा वाला इंटरवल, स्मॉल इंटरवल, ठीक है। मतलब ये 2 नहीं है, दिख तो रहा है लेकिन 2 शामिल नहीं है, लेकिन 2 के पहले तक है। और माइनस इन्फिनिटी मतलब ये निगेटिव में बहुत सारी संख्या तक रख सकते हैं, जितनी भी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का परिसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है एफ एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर टू मतलब अब इसमें y की वैल्यू क्या प्राप्त हो सकती है, तो इसमें अगर x की वैल्यू हम 0 रखें, x की वैल्यू अगर 0 रख दें हम इसमें, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस 2, मतलब x की वैल्यू 0 भी रखी जा सकती है। पॉजिटिव की तरफ देखें क्या रखी जा सकती है, क्या अगर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और प्लस 2 इक्वल टू 3, मतलब पॉजिटिव के लिए भी सही है ये। 2 रखें तो क्या आता है 2 2 जा 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, मतलब ये 0 भी ले रहा है, पॉजिटिव संख्या भी ले रही है। एक बार देखते हैं माइनस रखकर, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस ही आएगा और प्लस 2 इक्वल टू आ गया 3, -2 रखे तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, मैंने -2 रखा तो -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 इक्वल टू 6। एक बात हमने देखा x की वैल्यू चाहे प्लस रखिए चाहे माइनस रखिए चाहे 0 रखिए, y की वैल्यू क्या आएगी 0 रखेंगे तब भी पॉजिटिव आई, 1 रखें तब भी पॉजिटिव, 2 रखें तब भी पॉजिटिव, माइनस रखें तब भी पॉजिटिव, मतलब 2 से बड़ा ही आ रहा है। अगर 0 रखें तब भी 2 आ रहा है, मतलब 2 आए या 2 से बड़ा है, इसलिए हम इसका परिसर क्या लिखेंगे, इसमें बता रहा है परिसर पूछ रहा है, तो परिसर मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने कहा y की वैल्यू 2 आएगी या 2 से बड़ी आएगी। 2 से छोटी संख्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमने माइनस भी रखकर देखा तब भी 2 से छोटी नहीं आई। उसके बाद हमने 0 रखकर देखा तब भी 2 आए, अर्थात इसका जो परिसर है वो 2 आएगा या 2 से बड़ी संख्या आएंगी। अब 2 तो इसमें शामिल है, इसलिए हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे। और यहाँ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई एक फिक्स संख्या नहीं होती, इससे हम इसमें कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, इसलिए स्मॉल इंटरवल लगा दिए इसमें, ठीक है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, तो 2 का हुआ इन्फिनिटी, इसका क्या हो गया परिसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो x एक वास्तविक संख्या है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 में एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स एक वास्तविक संख्या है, इसमें x की वैल्यू 0 रखें तो 0 आएगी, ठीक है। मतलब ये y इक्वल टू एक्स, मतलब 0 रखें तो 0 आएगी, पॉजिटिव में रखें नंबर तो 1 रखेंगे तो 1 आएगी, 2 रखेंगे तो 2 आएगी, ठीक है। मतलब जो भी पॉजिटिव रखते चले जाए वो 0 वो मिलता चला जाएगा, मतलब 0 के अगर जितना बार रखेंगे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 सब मिलते चले गए इन्फिनिटी तक। एक बार माइनस की तरफ रखकर देखें तो यह -1 इक्वल टू -1, यह -2 इक्वल टू -2, मतलब पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगी, 0 रखेंगे तो 0 आएगी, माइनस रखेंगे तो माइनस आएगी, मतलब ये सारी वास्तविक संख्याएं इसमें आ जाएंगी। मतलब अगर 0 रखेंगे तो 0 भी आ जाएगी, माइनस प्लस सबके लिए सही है, अर्थात इसका जो परिसर है, इसका जो परिसर है वो एक वास्तविक संख्या ही है, हर चीज इसमें आ जाएंगे, तो इसे वास्तविक संख्या को प्रकट करते हैं r से, मतलब परिसर इक्वल टू r। फलन में 2 में अगर इसका प्रांत पूछा होता तो प्रांत भी हम लिख देते r, क्योंकि ये सभी मानों के लिए सत्य है, चाहे 0 रखिए चाहे -1 रखिए चाहे पॉजिटिव रखिए तो सबके लिए सही है। तो हमने देखा इसका परिसर क्या आ गया r। ये था क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.3 का। तो ये थी हमारी वीडियो एक्सरसाइज 2.3 पर। तो हमने देखा एक्सरसाइज 2.3 पर हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 पर मतलब संबंध फलन पर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे, अर्थात विविध प्रश्नावली को, ठीक है। तो देखना ना भूलिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इसके पहले की वीडियो भी नहीं देखेंगे कॉन्सेप्ट वाला, तो अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।